स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी का हमारे स्टडी IQ के इस सेशन में, जहाँ पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं फ्रॉम आर वेरी स्टडी IQ बुक। ठीक है, तो सात सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार डच, डेन्स, इंग्लिश एंड फ्रेंच इन्होंने भारत में आगमन किया, इनकी पहली फैक्ट्रीज कहाँ से लगी, और इसमें ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी हम ध्यान देंगे क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिश ही वो ऐसी पावर है, ऐसी यूरोपियन पावर है जिसने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया था। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको देना चाहूँगा यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर्स, जहाँ पर आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि अक्सर कुछ टेक्स्ट बुक्स में डच और इंग्लिश को लेकर कन्फ्यूजन आ जाती है कि सबसे पहले कौन आया। राइट, आज आपकी सबसे पहले यही कन्फ्यूजन दूर करता हूं। देखो दोस्तों, दो चीज़ें हैं और ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। फर्स्ट टू अराइव, ठीक है, फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, ये चीज़ अलग है। राइट, एंड फर्स्ट कंपनी किसने सेटअप की, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर अराइवल की बात करें तो 1596 में कॉर्नीलियस दी हूटमैन ये पहले डच व्यक्ति बने जिन्होंने भारत में प्रवेश किया और ट्रेड को लेकर एक तरीके से एक नया सिलसिला शुरू हो गया था डच और इंडिया के बीच में। लेकिन जहां तक कंपनी की बात है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनी थी 1602 में। ठीक है, मैं यहीं पे डच के ऊपर ही लिखता हूं, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, मैं डब्ल्यू हॉकिंस यहां पर लिख रहा हूं, ये भारत में प्रवेश करते हैं 1608 में व्यापारी के रूप में समुद्र के रास्ते। पहला व्यक्ति जो भारत में पहुंचता है, पहला अंग्रेज व्यक्ति, ब्रिटिश व्यक्ति, वो है कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन अगर इनकी कंपनी की बात करें तो इनकी कंपनी 1599 में जॉन कंपनी के नाम से बनती है और 1600 में इनको वो चार्टर मिलता है जिसको यूज करते हुए केप ऑफ गुड होप के ईस्ट की तरफ इन्हें ट्रेड मोनोपोली हासिल होती है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कंपनी के बनने की, ठीक है, 1599 में ये कंपनी बनी, 1600 में इनको चार्टर मिला, उस लिहाज से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी इन कंपैरिजन टू डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर हम पहले उन व्यक्तियों की, ठीक है, भारत में प्रवेश किसने पहले किया उसकी बात करें तो वो पहले डच आए। ठीक है, वो डच आए 1596, ऑब्वियसली आप जानते हैं दिस इज लाइक नियरली 12 ईयर्स अगो, ठीक है, 12 ईयर्स बिफोर ब्रिटिश कुड एडवेंट इन इंडिया। ठीक है, ये बात हो गई, इस बात को आप समझ गए। एक एडिशनल फैक्ट यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस जहाज में आए थे वो भी इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर्स। राइट, सभी का जहाज याद करना अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुर्तगालियों का हमने किया क्योंकि वो पहली यूरोपियन पावर्स बने थे, अंग्रेजों का इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कॉलोनाइज कर लिया था। ठीक है, तो उनका जहाज का नाम था हेक्टर। इसी के बाद डेन्स आए थे। डेन्स इतनी इंपॉर्टेंट कॉलोनियल पावर बन नहीं पाए तो इनके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और आपको मैं गाइडलाइन दे दूंगा जिसके बिहाफ पर, जिसको फॉलो करते हुए आपने डेन्स को तैयार करना है। और फ्रांस से रिलेटेड चीजें भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी डिस्कशन की, आज की हमारी इस सेशन की। अब डच की बात करें तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डच आते कहां से हैं। बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन डच आते हैं नीदरलैंड से। नीदरलैंड्स की अगर आज के समय में भी आप बात करेंगे तो ज्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इट इज वेरी, मतलब इट्स लीडिंग, काफी आगे है ये। और उस समय में भी नीदरलैंड्स एक अच्छा खासा मुल्क था। ठीक है, यूरोप रेनेसां चल रही थी, यूरोप में प्रॉस्पेरिटी थी, क्लाइमेट बहुत बहुत खूबसूरत था। और डच को आज की समय में भी डच, मतलब बताया जाता है कि अगर सबसे सुंदर और खूबसूरत क्लाइमेट अगर आपने कहीं देखना है तो नीदरलैंड में आप बेसिकली देख सकते हैं, है ना। अब वहां से भारत में क्या पसीना निकालने आए थे वो, ठीक है, क्या वो भारत में थोड़ा गर्मी अनुभव करना चाहते थे, क्या कूल क्लाइमेट उनको पसंद नहीं था, क्या था रीजन? एक्चुअली दोस्तों इसकी कहानी ये है कि वो इंडिया आना नहीं चाहते थे। ठीक है, इंडिया उनके रोड मैप में था नहीं, उनके रूट में इंडिया नहीं था। एक्चुअली उनका ध्यान था इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स में। स्पाइसेस की डिमांड थी और स्पाइसेस इंडोनेशिया में ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते थे। तो बेसिकली उनको इंडोनेशिया में जाना था जहां से वो स्पाइसेस को परचेज कर सकें और फिर वेस्ट यूरोप में उसको सर्कुलेट कर सकें। बट जब इंडोनेशिया पहुंचे तो उनको पता लगा यार स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड देना पड़ेगा, है ना। अब वहां पर स्पाइसेस लेने हैं, ठीक है, वो अपनी जो भी करेंसी है, ठीक है, मान लीजिए मैं नेदरलैंड्स जाता हूँ, ठीक है, इंडोनेशिया नहीं, नेदरलैंड्स जाता हूँ, वहां पे अब मैं गांधी जी वाला 100 रुपए का नोट दिखाऊंगा, वहां पे तो कोई मान्यता ही नहीं है उसकी। राइट, वहां पर या तो डॉलर चलेगा या फिर उनकी अपनी करेंसी चलेगी। अब उस समय में ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम तो था नहीं। तो इंडोनेशिया में जब वो अपनी करेंसी दिखाते थे तो वो कहते थे कि यार ये नहीं समझ आता हमें। उन्होंने फिर कुछ और
कॉमोडिटीज़ दिखाई कि ये ले लो, ठीक है। मान लीजिए डच में कुछ और, ठीक है, कोई और जैसे टेक्सटाइल, चलो वहाँ का जैसे फेमस था, तो ये टेक्सटाइल ले लो। उन्होंने कहा ये टेक्सटाइल से बेटर टेक्सटाइल है, हमें तो वो चाहिए, वो है तो बात करो, नहीं तो वापस चलते बनो। तो कॉन्सिक्वेंटली उनको रियलाइज हुआ कि भारत का टेक्सटाइल इंडोनेशिया में बहुत बड़ी डिमांड में है, और अगर भारत के टेक्सटाइल को हम प्रोक्योर कर लें तो इंडोनेशिया से स्पाइसेस को बहुत बड़े पैमाने पर हम प्रोक्योर कर सकते हैं। और भारत के टेक्सटाइल को प्रोक्योर करना रिलेटिवली इजी था इन कंपैरिजन टू डायरेक्टली प्रोक्योरिंग द स्पाइसेस फ्रॉम इंडोनेशिया। सो कॉन्सिक्वेंटली उनको इंडिया की एक इंपॉर्टेंस समझ में आती है, एंड इन दिस वे डच बिकेम द फर्स्ट यूरोपियंस जिन्होंने इंडियन क्लॉथ को कॉमोडाइज कर दिया था, ठीक है, इंडियन क्लॉथ को एक कॉमोडिटी ऑफ बार्टर बना दिया था, ठीक है। वो क्या करते थे कि भारत से कपड़ा या टेक्सटाइल को प्रोक्योर करते थे, उस कपड़े और टेक्सटाइल को इंडोनेशिया लेके जाते थे, वहां से स्पाइसेस लेते थे और उन स्पाइसेस को फिर वेस्ट यूरोपियन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। ये कहानी चल रही है पूरी, राइट। तो यहां से डच इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब जैसे जैसे ये ट्रेड, ठीक है, पहले इंडिविजुअल ट्रेडर्स आते हैं, वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स इस ट्रेड का विस्तार करते हैं। ग्रेजुअली ये समझ आ जाता है कि एक कंपनी बनाने की जरूरत है जो इस ट्रेड को कैरी ऑन कर सके, क्योंकि अगर कंपनी बनती है तो बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है। जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, उसको स्टेट जनरल नाम की एक एंटिटी में मर्ज कर दिया जाता है, राइट। और वो फिर जॉन वैन ओल्डन बार्नवेल्ट, ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जॉन वैन ओल्डर बार्नवेल्ट, इनके एफर्ट्स और स्टेट्स जनरल को मर्ज करके, ठीक है, स्टेट्स जनरल कुछ नहीं है, स्टेट्स जनरल क्या है, जो ट्रेडिंग कंपनी, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनका एक कंसोर्ट कह लीजिए, ठीक है, उनका एक कंसोर्टियम कह लीजिए, वो एक साथ मिलते हैं और एक बड़ी कंपनी बना देते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डच की भाषा में क्या कहा जाता है, ये, ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, वेरेनिग्ड ओस्टिंडिश कंपनी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो प्रोनाउंस करना इसको काफ़ी डिफिकल्ट है। आपको मैंने इसलिए बताया, एग्जामिनर भी पूछेगा नहीं, बट इसलिए बताया कि अगर आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी सर्च करेंगे तो आपको VOC ये इनिशियल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वेरेनिग बेसिकली मीन्स डच, ठीक है, नेदरलैंड्स की ये डच, ओस्टेंडिश मतलब ओरिएंटल जो कि ईस्ट को बताता है, एंड कंपनी दिस मीन्स कंपनी, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है 1602 में, और इनको एक चार्टर मिल जाता है इनके राजा के द्वारा, जहां पर इनको ये पावर मिलती है कि बेसिकली ईस्ट में ट्रेड करने के लिए अगर इनको किसी के साथ युद्ध करना पड़ता है अपने ट्रेड को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो युद्ध कर सकते हैं, राइट। दे कैन मेक वॉर, दे कैन मेक पीस, एंड दे कैन इवन एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेसेस, राइट। और ये जो भी कर रहे हैं राजा की पूरी अनुमति है, डच के, नेदरलैंड्स के राजा की ये पूरी अनुमति है, राइट। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, इनको चार्टर मिल गया, ठीक है। और ये चार्टर इनको, आप ध्यान से देखिए, ये चार्टर इनको मिलता है 1602 में, अंग्रेजों को चार्टर मिल जाता है 1600 में। और इस चार्टर के बाद क्लियरली नेदरलैंड्स को ये नजर आता है कि अंग्रेज बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए हैं, इसी वजह से उनको भी रियलाइज हुआ कि ये कंपनी बनानी जरूरी है। तो भले ही डच आए पहले हों, व्यापार उन्होंने पहले शुरू किया हो भारत के साथ, लेकिन उनकी कंपनी बाद में बनी, और इस कंपनी के बाद उनको उम्मीद होती है कि हम अपनी ट्रेड में बेटर एडवांटेज गेन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको इन लेक्चर्स के और कई तरह की लेक्चर्स के मेरे PDF चाहिए, तो आप चंदन लर्निंग सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर टाइम टू टाइम एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट को PDF के फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए भी, मेरे साथ बात करने के लिए, या अपनी कोई क्वेरीज हैं वो भी सेंड अगर आप करना चाहते हैं, मेरे साथ कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, @HELLCHANDAN यहाँ पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आई एम हेयर @hello.chandan sharma, दोनों QR कोड्स आपके सामने हैं, इनको स्कैन करेंगे तो बेसिकली यू कैन कनेक्ट विद मी, राइट। इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों, अगर आप UPSC 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जुलाई स्टार्ट हो चुका है, पेपर मई एंड में है, तो ऑलरेडी 1 साल से कम का टाइम रह चुका है। ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सभी के सभी टॉपिक्स को, एग्जाम की सभी स्टेजेस को ड्यू इंपॉर्टेंस दें और एक होलिस्टिक 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करें। इस चीज़ में स्टडी IQ का P2I बैच आपकी बहुत हेल्प कर सकता है।
हमारा ये रीसेंट बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड यू नो कि इसका एक्चुअल प्राइस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, 45,000 के लगभग इसका प्राइस है। बट अगर आप ये यूनिक कोड CS लाइव का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे साथ P2I में भी पढ़ सकते हैं आप, एंड वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड को यूज़ करने से आप अवेल कर सकते हैं। सो यूज़ दिस कोड एंड यू कैन अवेल दिस P2I बैच इन ओनली ₹28,500। और अभी 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, क्योंकि जनरली ये 30,000 का कोर्स होता है, बट अभी 28,500 में यू कैन अवेल। सिमिलरली जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स हम इन्हें कहते हैं, तो इनके साथ क्या केस है कि ये जनरली या तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर कॉलेज में ये स्टूडेंट्स हैं, तो पूरा दिन ये नहीं दे सकते अपनी तैयारी को। सो लेट्स से कि ये 4 घंटे दे पाते हैं और एक फुल टाइमर 8 घंटे दे पाता है। तो जो एक 8 घंटे टाइम देने वाला व्यक्ति 365 दिन में अचीव कर सकता है, ये लोग 365 दिन इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2 साल में ये सिमिलर आउटकम अचीव कर सकते हैं, बल्कि बेटर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ेंगे, राइट। तो इनकी यानी आप लोगों की जो 2025 को टारगेट कर रहे हो, आपकी डिमांड्स को, आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमने लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट किया है। इसमें भी दिस इज़ अ बिट एक्सपेंसिव कोर्स, इसमें भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट CS लाइव कोड यूज़ करके ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा एंड सिर्फ इतना ही पे करना है आपको। एंड अगेन इसमें भी 1500 का लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी इसमें एनरोल कर लो। एंड ये जो टेबल है ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इसमें आपको दोनों बैचेस के जो फीचर्स हैं वो क्लियरली एकदम समझ आ जाएंगे एंड आप कंपेयर भी कर सकते हैं, और आपको कौन सा बैच सूट करता है अकॉर्डिंगली उसमें यू कैन एनरोल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो अब डच भारत में आए कैसे, वो हमने देख लिया। कॉर्नेलियस दी हूटमैन आते हैं, डच की ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच, इसके बनने के बाद भारत में दे वांट टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट। ट्रेडिंग पोस्ट इसलिए बनानी है क्योंकि भारत से जो सभी सामान प्रोक्योर करना है उसको एक सिक्योर जगह पर रखना है, ताकि वो आगे फिर कुछ समय बाद उसको कलेक्ट करके हम बंदरगाह तक पहुंचा सकें, और बंदरगाह से फिर फर्दर इंडोनेशिया में उसका बार्टर हो सके, या फिर कुछ मटेरियल डायरेक्टली वेस्ट यूरोप में जाएगा। तो इसके लिए जो पहली डच फैक्ट्री भारत में बनती है वो बनती है 1606 मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आज के समय में आंध्र पर मौजूद है, राइट। तो अगर यूपीएससी में आपको ऐसा प्रश्न आता है कि डच ने सबसे पहली फैक्ट्री भारत की पश्चिमी कोस्ट के ऊपर एस्टैब्लिश की, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, कमेंट्स में मुझे बताइए। क्योंकि मसूलीपट्टनम तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, तो वेस्टर्न कोस्ट में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में डच अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं इन 1606। इनकी सेकेंड फैक्ट्री पेट्टोपोली में इस्टेब्लिश होती है। पेट्टोपोली आज के समय में निजामपट्टनम है, इनफैक्ट ये भी आंध्र रीजन में ही मौजूद है। आगे जैसे जैसे समय बीतता है तो इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज पुलिकट में 1609 और 1610 के बीच इस्टेब्लिश हो जाती है, और सूरत में 1616 के करीब इसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। इनफैक्ट पुलिकत इनके मेन एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा सेंटर और हब बन जाता है। एंड 1610 में बिकॉज इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट, तो ये इसकी फोर्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि किलाबंदी कर देते हैं, राइट। फोर्टिफिकेशन का मतलब अगर आप समझना चाहते हो तो आज के समय में आप में से कुछ लोग सोसाइटीज में रहते होंगे, रेजिडेंशियल सोसाइटीज में, तो गेटेड सोसाइटीज आपने वर्ड समझा होगा। गेटेड सोसाइटीज बेसिकली क्या होता है कि जैसे फ्लैट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसके चारों तरफ से उसकी एक मेन वॉल होती है और लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, और जिसने भी अंदर एंटर होना है रेजिडेंट्स के अलावा कोई एंटर नहीं हो सकता। अगर एंटर होना है तो उसको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि वो किससे मिलना चाहता है, किस पर्पस के लिए मिलना चाहता है, बाकायदा उसकी एंट्री होती है, राइट। अगर कोई थ्रेट होता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्स वहां पर मौजूद होती है रेजिडेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से पुलिकट जब इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड बन जाता है तो उस केस में यहाँ फोर्टिफिकेशन हो जाती है, और यहाँ पर जो डच फोर्ट बनाते हैं उसको कहा जाता है फोर्ट गेल्ड्रिया, ठीक है। फोर्ट गेल्ड्रिया के नाम से इस जो फोर्टिफिकेशन हुई है पुलिकट में, इट बिकम्स टू बी नोन एज फोर्ट गेल्ड्रिया, राइट। जैसे फोर्ट विलियम्स हमने पढ़ा था जिसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, वहां पे उसी तरह से डच ने पुलिकट में इसी तरह से फोर्ट बनाया। अब इसके बाद कुछ और फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश हुई हैं, उनका ब्यौरा आपके सामने है, ठीक है। जैसे कि भीमलीपट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश रीजन में ही 1641 में इस्टेब्लिश हुई। 1645 में कराईकल जो पुडुचेरी में है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। 1653 में चंसूरा में, ये बंगाल में है, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो 1653 में डच अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, और 1658 आते आते इनकी फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। जैसे कि बारानगर, कासिम बाजार, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया में है, बालासोर भी ईस्ट इंडिया में है,
राइट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में। फिर पटना में भी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है और नागपट्टिनम में भी, जो साउथ में है, वहां पर भी इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है। 1663 में कोचीन में भी एक फैक्ट्री इनकी इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे इनका ट्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी इनकी इंक्रीज होती जा रही हैं। राइट, लेकिन इसमें यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि देखो, सारी फैक्ट्रीज एक बार आपको रीडिंग जरूर करनी है, लेकिन क्रैम अगर नहीं भी होता तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फर्स्ट फैक्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया, और क्योंकि इनका जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है वो सिर्फ साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में रहा है, तो फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एंड फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोनों का फर्स्ट पता है आपको, तो ओवरऑल इंडिया में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी उसका भी आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर आप जो देखने की और नोट करने की बात है वो ये है कि मिड 17th सेंचुरी आते आते ही ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है कि इन्होंने अपनी सो एंड सो फैक्ट्री कब एस्टैब्लिश की, तो अगर आपको ये भी पता है कि ईस्ट इंडिया में मिड 17th सेंचुरी के बाद इन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, तो इन दैट केस इवन यू कैन मेक अ स्मार्ट गेस, यू कैन मेक द राइट, यू कैन सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए ये चीज़ आपको स्टडी IQ की बुक में ये मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर सारी फैक्ट्रीज की जो लोकेशन है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इस मैप का आप इस्तेमाल कभी कुछ पर्टिकुलर मेंस के क्वेश्चंस के आंसर लिखने में भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस। वैसे तो इस पोर्शन से जनरली कम क्वेश्चंस आते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी वाला हमने क्वेश्चन किया था तो वो इसी पोर्शन में से आया था। राइट, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, और इसका अगर आपको उत्तर देना है तो अगर ऐसा मैप आप ड्रॉ कर देंगे जहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज मार्क कर दें। ठीक है, जनरली पर्टिकुलरली डच के ऊपर तो सवाल नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग यूरोपियन पावर्स किस प्रकार से इंडिया में आए उन पर सवाल बन सकता है, तो ऐसा मैप आपको काम आ सकता है। ठीक है, इवन सूरत को भी आपको मैप मार्क करना आता है। ठीक है, सूरत यहाँ पर है, मसूलीपट्टनम यहाँ पर है, तो ब्रिटिश की भी फैक्ट्रीज यहाँ पर मौजूद थी, है ना। कोचीन आपको पता है, राइट। तो उस तरह से आप बाकी यूरोपियन पावर्स की भी फैक्ट्रीज को ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैप ज़रूरी है, इसको एक बार ज़रूर नज़र मारना, और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो भी फैक्ट्रीज डच की इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी और बाकी यूरोपियन पावर्स की स्टैब्लिश हुई थी उनकी रिलेटिव लोकेशन कहाँ पर थी। ठीक है, तो क्योंकि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए, तो आप देख सकते हैं कि कोस्ट के पास ही, बंदरगाह के पास ही जनरली अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करते थे। राइट, अब यहां पर एक सवाल करते हैं। सवाल है कि इन इंडिया, ये 2003 में पूछा गया था, ये कह रहा है कि इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस डच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, डच established their earliest factory at। तो यहां पर दोस्तों देखो, सबसे लास्ट में जो थी वो कोचीन की थी, हमने देख लिया। ठीक है, आपको मैंने टेबल दे रखा है यहाँ पर। कोचीन में आप देख सकते हैं कि 1663 में फैक्ट्री आई थी। उसके बाद हमें ये पता है कि सूरत और पुलिकत में से पुलिकत, ठीक है, ये 1609 और 1610 में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था। सूरत 1616 में इंपॉर्टेंट बना था, और कासिम बाजार क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में है तो ये बेसिकली मिड 17th सेंचुरी से पहले तो ये स्टैब्लिश होने से रहा। राइट, तो कोचीन और कासिम बाजार तो यहाँ पर वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। ए और बी में से आपको याद रखना है कि जहाँ पर इन्होंने फोर्ट गैलरिया बनाया था वो सूरत से पहले एस्टैब्लिश हुआ था और इनका इंपॉर्टेंट सेंटर बना था। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली अगर आपको ये फैक्ट्स पता है तो आपको आंसर भी पता लग जाएगा, एंड दैट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पुलिकत। अब इनिशियल फैक्ट्रीज मैंने कहा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए एक बहुत ही सिली सा निमोनिक आपको देता हूं, उस निमोनिक को याद करके भी आप इन फैक्ट्रीज का नाम याद रख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो पहली फैक्ट्री बनी वो बनी मसूलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री बनी पेट्टापोली में। ठीक है, पेट्टापोली में, और उसके बाद जो फैक्ट्री आई वो आई पुलिकट में और फिर सूरत में। राइट, तो इसके लिए निमोनिक है मेरा पुत्र प्यारा सुंदर। ठीक है, मेरा का एम जो है वो मसूलीपट्टनम है, पुत्र पुत्रपोली, पुत्रपोली। ठीक है, पेट्टापोली, पुत्रपोली, इसको आप थोड़ा सा सिमिलर समझ सकते हैं। उसके बाद जो प्यारे का पी है वो है पुलिकत के लिए, और सुंदर का सू ये सूरत के लिए। तो इनिशियल फैक्ट्रीज की क्रोनोलॉजी आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिली है मैं जानता हूं, बट क्या करें, अगर बिल्कुल प्लेन और बोरिंग से मैं निमोनिक बताऊंगा वो याद नहीं रहेगा। लेकिन मेरा पुत्र प्यारा सुंदर, ठीक है, मेरा पुत्र प्यारा सुंदर, हर किसी को अपना पुत्र प्यारा लगता है ना। तो और जनरली बच्चे होते भी प्यारे हैं। राइट, तो यहां पर इस निमोनिक को याद करके यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। आगे बढ़ें, चलो चलते हैं। अब देखो, डच ने काफी ज्यादा एक्सपैंड किया, लेकिन डच का धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण एक्चुअली 1623 की एक इंसिडेंट से हम जोड़ सकते हैं। बहुत भयंकर इंसिडेंट हुआ था, अगर हमें कभी मूवी बनानी पड़ी ना तो ये हॉरर स्टोरी से कम नहीं बनेगी। 1623 में
हम सब जानते हैं, आपको मैंने बताया भी कि डच दे वर मोर इंटरेस्टेड इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशियन आइलैंड्स में एक जगह थी जिसको कहते थे अम्बोयना। ठीक है, अम्बोयना नाम की एक जगह थी। यहाँ पर अक्सर क्या होता था कि ब्रिटिश और डच का आपस में भिड़ंत होता था। इसी के चलते 1623 में अम्बोयना मैसेकर होता है, जहां पर डच 10 इंग्लिशमैन को मार देते हैं, इंक्लूडिंग 9 जापानीज। और उसके बाद डच और इंग्लिश में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। इसी के चलते बीच में एंग्लो डच वॉर्स भी आती हैं। खैर, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, दैट टू ऑफ फॉर द यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है, वो यूरोप के बच्चों को पढ़ने दो। हमने यहाँ पर जो भी पढ़ना है, हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एंग्लो डच राइवलरी इसके बाद स्टार्ट होती है, एंग्लो डच वॉर्स भी इसके बाद स्टार्ट होती हैं। और यहाँ पर फिर एक तरीके का समझौता कर लिया जाता है बिटवीन डच एंड इंग्लिश, कि ब्रिटिश कहते हैं कि भैया डच, आप पूर्व की तरफ रहिए, स्पाइस आइलैंड्स आपके, वहाँ पर आप आराम से ट्रेड कीजिए, जो भारत का ट्रेड है वो हमें संभालने दो। तो यहाँ पर एक गैप और डिस्टेंस बन जाता है। सो डच दे कन्फाइन देमसेल्फ टू ईस्ट इन इंडोनेशिया एंड ब्रिटिश दे कन्फाइन देमसेल्व्स टू इंडिया। लेकिन इसके बाद भी इनकी राइवलरी खत्म नहीं होती। फाइनली इनका जो फाइनल क्लैश होता है वो भारत में होता है। ठीक है, भारत में इनका फाइनल क्लैश होता है 1759 में, और बैटल ऑफ बेदर। यहाँ पर अंग्रेज डिसाइसिवली डच को बुरी तरह से हरा देते हैं, और उसके बाद भारत से इनकी हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट हो जाती है। अब यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बैटल ऑफ बेदर को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको बैटल ऑफ चिंसौरा भी कहा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है, और ये बंगाल के रीजन में हुई थी। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में बंगाल साइड में ये बैटल होती है। तो हुगली बोल दो, चिंसौरा बोल दो, या बेदर बोल दो, 1759 में हुई ये बैटल एक ही है। और ब्रिटिश और डच के बीच में सबसे घमासान युद्ध था, जहां पर डच पूरी तरह से भारत में एक फॉर्मिडेबल पावर बनने से चूक गए। अब दोस्तों, यहाँ पर अम्बोयना मैसेकर की हॉरर स्टोरी का जिक्र कर ही दिया है, तो थोड़ा सा आपको डराते हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी थोड़ी सी बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि इंडोनेशिया में एक रीजन था। आप मेरे सामने ये जो मैप देख सकते हैं, ठीक है, इस मैप में ये पर्टिकुलर रीजन मलुकस रीजन इसको कहा जाता है। और यहाँ पर स्पाइसेस काफ़ी बड़े क्वांटिटी में कल्टीवेट किए जाते थे। ऑब्वियसली डच का यहाँ पर बहुत सारा इंटरेस्ट था। सिमिलरली ब्रिटिश का भी इधर इंटरेस्ट था, क्योंकि डच की तरह ब्रिटिश ने भी ये चीज़ समझ ली थी कि इंडोनेशिया के स्पाइसेस और इंडिया के क्लॉथ के बीच आपस में संबंध है। ब्रिटिश इंडिया के टेक्सटाइल में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के स्पाइसेस के जरिए हम टेक्सटाइल को भी प्रोक्योर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली स्पाइसेस में भी ब्रिटिश का इंटरेस्ट था, राइट। तो मलुकस रीजन में ब्रिटिश की भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। यहाँ पर अम्बोयना नाम की भी एक जगह है। तो एक अफवाह उड़ती है जहां पर यह माना जाता है कि अंग्रेजों के कुछ ऑफिसर्स, यहाँ पर ना डच की एक फोर्ट्रेस थी, ठीक है, फोर्ट्रेस ऑफ अम्बोयना। तो डच को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के अफसर उनकी इस फोर्ट्रेस पर अटैक करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत वो क्या करते हैं, वो कुछ अंग्रेज अफसरों को अरेस्ट कर लेते हैं और उनसे कहते हैं, भाई प्लान बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा। अब देखो यार, यहाँ पर ना कहीं मैं बताऊं तो हमारे इंडिया में हरियाणा एंड यूपी पुलिस इज नोन फॉर दिस थिंग। ठीक है, वो जोक्स भी आपने सुने होंगे, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने जोक सुने होंगे कि इसमें एक बार कहा जाता है कि, खैर ये इंसिडेंट भी आपको पता है, गुड़गांव में एक बार एक छोटे बच्चे की स्कूल में मर्डर हो जाता है। ठीक है, पता लगता है बाद में कि वो उन्हीं के स्कूल के किसी सीनियर की वजह से होता है, राइट। बट इल्ज़ाम लग जाता है बस के ड्राइवर पर। हरियाणा पुलिस बुरी तरह टॉर्चर करती है उस ड्राइवर को टू एक्सेप्ट एंड कन्फेस के बच्चा तूने ही मारा है, ताकि उस पुलिस का केस क्लोज हो जाए। ठीक है, इतनी घटिया पुलिस है हरियाणा की, राइट। उसके बाद नो डाउट जब ये बात पूरी सामने आती है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को रेप्रिमांड किया जाता है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होती है। बट जिसका नुकसान होना था उसका तो हो गया ना, ठीक है, और न्याय हो नहीं रहा। इवन पेरेंट्स भी यही कह रहे थे कि बच्चे का कोई ड्राइवर का, कंडक्टर का कोई कसूर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ना कुछ वैसा ही इंसिडेंट होता है। जब अंग्रेज ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है, उनसे उगलवाने की कोशिश की जाती है कि आपका प्लान क्या है। उनको इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर दिया जाता है कि कहा जाता है कि कन्फेस करो कि तुम हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कन्फेस कर लेते हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये कन्फेशन बेसिकली मरने के डर से उन्होंने किया, असल में ऐसा कुछ प्लान था नहीं। ठीक है, इसी के चलते डच कहते हैं कि देखो कन्फेस कर लिया, हमारे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, और उसके बाद वो मसेकर करते हैं अंग्रेजों और जापानीज का। कॉन्सिक्वेंटली व्हाट हैपन्स कि एक तरीके से ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिलती है 27 फेब 1623 को। ये वो डेट है जहां पर अम्बोयना मैसेकर होता है, और उसके बाद से, ठीक है, उससे बाद से एंग्लो डच राइवलरी, इसका एक दौर शुरू हो जाता है। एंड अल्टीमेटली ये दौर के ऊपर जो कर्टन साउथ एशिया में या एशियन रीजन में ये एंड होता है, ये होता है
बैटल ऑफ बेदर के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे फाइनली 1759 में पूरी तरह से, ठीक है, 1759 में मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से डच भारत से छोड़ देते हैं। अब इसके बाद आपका एक होमवर्क रहेगा कि स्टडी IQ की बुक से आपको पढ़ना है कि डच का भारत में जो उनका आगमन हुआ था तो उसका क्या इम्पैक्ट हम पर रहा, ठीक है। एक बार इसको ज़रूर निगाह मारिए, राइट। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एम्बोन रीजन जो है, राइट, दिस एम्बोन, ये पिंक कलर का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में ये इंसिडेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए। आई वॉन्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको बैटल ऑफ बेदर के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द बैटल वॉज फॉट बिटवीन डच एंड ब्रिटिश, ये ट्रू है। इन आंध्र रीजन, ये फॉल्स है, ये बंगाल की तरफ लड़ी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि डच वर डिफीटेड इन दिस बैटल, ये बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। वेरी इजी क्वेश्चन, और क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो काफी अच्छे से इसको हम रिकॉल भी कर सकते हैं और हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश का एडवेंट इंडिया में कैसे हुआ? अल्टीमेटली इन्होंने तो हम पर 200 साल राज किया, तो इनको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। तो ब्रिटिश के जो एडवेंट इंडिया में हुआ, इसकी कहानी को ट्रेस बैक किया जा सकता है 1599 में, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेज मर्चेंट्स ये एक ग्रुप बनाते हैं, इनको पता लग जाता है कि ईस्ट के साथ हमें एक रूट मिल चुका है यूरोपियंस को। वास्को ड गामा भाई ने रूट ढूंढ लिया, अब उस रूट का भैया हम भी फायदा लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि यार ये अब ट्रेड हमें भी करना है, एक कंपनी बनाते हैं बड़ी सी, एक दूसरे की जो ताकतें हैं वो ताकतों को कंबाइन करके हम ईस्ट में ट्रेड करेंगे और बाकी सारी यूरोपियन पावर्स को सुपरसीड करना है हमने, राइट। तो ये जो कंपनी बनाते हैं, इस कंपनी को कहा जाता है जॉन कंपनी, जो कि ईस्ट के साथ ट्रेड करेगी। 1600 में जब क्राउन इनको एक चार्टर देता है, चार्टर का मतलब होता है कि बेसिकली एक फरमान इनको मिल रहा है कि क्राउन के बिहाफ पर, इंग्लैंड के बिहाफ पर केप ऑफ गुड होप की पूर्व की तरफ जितना भी ट्रेड है वो ये कंपनी करेगी, और ये जो ट्रेड कर रही है ये कंपनी इंग्लैंड के बिहाफ पे कर रही है, तो सिर्फ इनको ही अधिकार है। और ये जॉन कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ये याद रखना, क्राउन की ओनरशिप नहीं थी इसमें, ये प्राइवेट कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी ये, ठीक है। तो इनको ये चार्टर जब मिलता है तो देन दे गेट टू बी नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉयल चार्टर मिल जाता है, एलिजाबेथ वन यहाँ पर रानी होती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि कौन सी रानी थी इस समय पर, राइट। और यहाँ इनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिल जाते हैं, और ये इनको इनिशियली 15 साल के लिए चार्टर मिलता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे रानी को भी समझ लगता है यार परफॉर्मेंस तो सही है लोगों की, तो कोई बात नहीं, चार्टर फिर सब्सिक्वेंटली चार्टर आगे आता रहता है, ठीक है। ये चार्टर्स की कहानी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, हर एक चार्टर की क्या प्रोविजन थी, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर किया जाएगा, राइट। अब डच की तरह अंग्रेजों को मसाला चाहिए था, डच की तरह ब्रिटिश को भी मसाला चाहिए था। क्यों? मीट बहुत खाते थे यार, अब उसको प्रिजर्व करने के लिए मसाला तो चाहिए, है ना। तो मसाले के लिए कहाँ गई? इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया में इनके साथ भी वही चीज़ हुई कि भाई सोना निकालो, या तो सोना निकालो या भारत का कपड़ा। इन्होंने कहा यार भारत का कपड़ा लेना आसान है, पहले वहाँ से कपड़ा लेते हैं फिर डच की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ आएंगे, ठीक है। तो भारत के कपड़े को इंडोनेशिया में बार्टर करके ये स्पाइसेस यूरोप में पहुंचाते थे, और भारत के कपड़े को प्रोक्योर करते वक्त इनको पता लगा कि यार भारत की सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है, हर कोई आपस में लड़ता जा रहा है, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भारत के लैंड के ऊपर हमारा कंट्रोल बन जाए, और उस लैंड पे जो भी कल्टीवेट होगा वो हमारी मर्जी से होगा, उस लैंड के ऊपर टैक्स भी हम हमारी मर्जी से लगाएंगे, तो एक तरह से भारत के कॉटन को और इसके टेक्सटाइल को हम फ्री में प्रोक्योर करेंगे, इंडोनेशिया में बार्टर करेंगे और वहाँ का स्पाइस यूरोप में भेजेंगे। ये आइडिया था इनका। इनकी इस पॉलिसी को मर्केंटलिज्म भी कहा जाता है, आगे भी डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये पॉलिसी चल रही है, तो यहाँ पर भी भारत की इंपॉर्टेंस को ये समझ गए थे, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली 1608 में ये सूरत पहुंचते हैं। कौन आता है 1608 में? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। ये प्रेशर कुकर नहीं है, लेकिन इस प्रेशर कुकर ने ना भारत पे बाकी 200 साल के लिए काफ़ी प्रेशर बना दिया था, राइट। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत में आते हैं। मुझे आप ये बताइए 1608 में कौन से मुगल बादशाह का राज चल रहा होता है? कम ऑन यार, ये बताना है। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स को मैं P2I में मिडिवल हिस्ट्री करा चुका हूँ, लॉन्ग टर्म में भी हमने मुगल सल्तनत कवर की थी, ठीक है, ओवरव्यू उसका लिया था, राइट। तो मुझे कमेंट्स में इसका आंसर चाहिए, और जिसको नहीं पता, ठीक है, मैं टिक टिक 1 करूँ, टिक टिक 1 करते हैं, टिक टिक 1 2 3, व्हाट इज द आंसर? कम ऑन यार, टेल मी, कमेंट्स में प्लीज लिखना, सो दैट आई नो। जो बाद में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली जहांगीर का राज शासन चल रहा होता है, मुगल सम्राट जहांगीर यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं।
तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने जाते हैं एंड आपको पता है आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री के साथ पूरी जनता काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाती है। रीजन इज उनकी शैली, उनकी बात करने की शैली, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली अपनी स्टेट के इलेक्शंस लड़ते हैं तो वहां पर वो अपने लोकल वर्नाक्युलर में बात करते हैं, क्योंकि जनता बेटर कनेक्ट कर पाती है, वो सन्स ऑफ सॉइल की भावना आती है। तो पुर्तगालियों ने तो ये एक षड्यंत्र बनाया था कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करके हमारे भारत के जो शहंशाह हैं उनको क्रिश्चियन बनाकर और फिर बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि चलो यार, रिलीजन हम कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन भाषा तो उनकी सेम बोल सकते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस ने तुर्की भाषा में बात की जहांगीर के साथ, और जहांगीर तुर्की भाषा की उस फ्लुएंसी को सुनकर बहुत इंप्रेस हुए, राइट। तो उनको लगा कि यार यूरोपियंस तो काफ़ी है, लेकिन इन यूरोपियंस में कोई बात है। एक्चुअली कोई बात थी, इतनी बात थी कि इन्हीं के वंश का सर्वनाश कर दिया उन्होंने बाद में जाकर, राइट। तो यहाँ पर हॉकिंस आते हैं। हॉकिंस कहते हैं कि यार अब ना सूरत में कुछ चाहिए मुझे, सूरत में ना फैक्ट्री बनानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट तो है ही हमारा। सबसे पहले भारत में आकर उन्होंने सूरत को ही ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट बनाया था। आप इसका पॉइंट समझ रहे हो ना, ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट क्या होता है। देखो ये हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये अगर मैं कोस्ट लाइन बनाऊं, केप ऑफ गुड होप से इधर की तरफ अगर आना है हमने, तो सूरत काफ़ी निकट पड़ता था। सूरत में अगर कोई कमोडिटी हमने पूरे इंडिया से किसी भी चीज़ को सूरत में पहुंचाना आसान है, और फिर सूरत से समुद्र के रास्ते यूरोप में पहुंचाना आसान है, और सिमिलरली यूरोप से कुछ आएगा वो भी सूरत आएगा, और सूरत से बाकी के कंट्री में सर्कुलेट होना काफ़ी आसान है। इन कंपैरिजन टू कि अगर ये लोग ईस्टर्न कोस्ट में आए तो वहाँ पर सर्कुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि कस्टम्स थोड़े ज़्यादा लगते थे। सूरत में नेटवर्क जो ट्रेडर्स का था, और जो सूरत में एक मैन पावर, लोकल मैन पावर बहुत इतनी शातिर और इतनी इंटेलिजेंट थी कि प्रोडक्ट्स को पूरे कंट्री में कैसे फैलाना है उनको काफ़ी अच्छे से आता था। तो इसलिए वो सूरत में जाते थे कि ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट तो है ही हमारा, हम अपने बंदरगाह, या बंदरगाह नहीं, हम अपनी शिप्स को यहाँ एंकर करते हैं। इधर एंकर होने के बाद जो मटेरियल यहाँ से लेना है उनको लोड करके इंडोनेशिया की तरफ जाते हैं, और इंडोनेशिया से वापस एक बार इधर आके, ठीक है, अनलोड करते हैं और वापस पूरा का पूरा सामान यूरोप में पहुंचाते हैं। तो ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट तो है हमारा। एग्जाम्पल राजीव चौक, ठीक है। दिल्ली में आपने कहीं जाना हो तो लाइंस जब चेंज करनी पड़ती है ना मेट्रो की, येलो से ब्लू या दूसरी लाइन, तो राजीव चौक से आप बदल सकते हैं। तो उस तरह का हिसाब था यहाँ पर, राइट। इन्होंने कहा यहाँ पे फैक्ट्री बनाने तो बड़ा अच्छा होगा, जितना भी हमने माल प्रोक्योर करना है बड़े आराम से उस फैक्ट्री में हो सकता है, एंड फिर ट्रेड में भी काम आएगा। तो यही रिक्वेस्ट कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के सामने की। जहांगीर ने कहा कि भैया बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर लेते हो, पर ज़रा सब्र रखो, पहले प्रूव करो खुद को, ठीक है। और यहाँ पर एक और समस्या थी। अब भारतीय लोग, इनके लिए जो यूरोपियंस थे उनमें भेद करना थोड़ा मुश्किल होता था। पुर्तगालियों के बारे में मैंने आपको बताया, पुर्तगाली क्या करते थे, पायरेसी करते थे। मक्का को जाने वाला जो रूट था उसको ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, राइट। और लोकल अरब मर्चेंट्स के साथ भी लड़ रहे हैं। क्रिश्चियनिटी जो स्प्रेड कर रहे हैं, तो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम सूबेदार एंड इवन सम्राट, मुगल सम्राट ये कहते थे कि यार ये अजीब लोग हैं, ट्रेड करने आए, क्या करने आए हो, ट्रेड करो चुप करके और जाओ। तो अंग्रेजों को भी यहाँ पे थोड़ा स्केप्टिसिज्म के साथ देखा गया, थोड़ी शक की निगाह से देखा गया, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट जो की, उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, पर कहा यार बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, तेरी तुर्की भाषा मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। तो ऐसा कर, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, डच वगैरह भी वहीं पे फैक्ट्री बना रहे हैं, अभी आप वहीं पे फैक्ट्री बना लो। इन्होंने कहा चलो ठीक है यार, सूरत की रिक्वेस्ट आगे जाकर दोबारा करेंगे। तो मसूलीपट्टनम में एक छोटी सी फैक्ट्री वो बना लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली करेक्ट योर डाउट, जहां पर भी आपने पढ़ा हो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस नाउ, जो पहली फैक्ट्री ब्रिटिश की इंडिया में थी वो मसूलीपट्टनम में थी, और वो 1611 में बनी थी, ठीक है। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री ब्रिटिश की बनी थी, और ये मेजर फैक्ट्री नहीं, छोटी फैक्ट्री थी। पहली मेजर फैक्ट्री जो थी वो सूरत में बनी थी, ठीक है, वो बाद में जाकर बनेगी, राइट। तो 1611 में इनकी पहली फैक्ट्री बन जाती है मसूलीपट्टनम में, राइट। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद नाउ ब्रिटिश दे वांट अ मौका, जहां पर वो मुगल एम्परर को इंप्रेस करके सूरत में भी फैक्ट्री बना सकें। तो उनको मिलता है मौका पुर्तगालियों की फॉर्म में। पुर्तगाली क्या कर रहे हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी थी ना उनकी, उसमें वो डोमिनेंस बना के रखना चाहते थे, और बेचारों को ना पायरेसी क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये सब समझ नहीं लगता। उनको कहता है भाई पैसा आए जहाँ से मर्जी आए, ठीक है, पायरेसी हो ट्रेड हो एक ही बात है उनके लिए, पुर्तगालियों के लिए। इसी के साथ मक्का का जो रूट था, वो कहते चंदा निकालो, ठीक है। तो मक्का जिसने भी जाना था उसको प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी, ठीक है। तो अरेबियन सी में उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस होती थी, राइट। मुगल सम्राट इस बात से खुश नहीं थे। तो मक्का का जो रूट है वो फ्री नहीं है। ब्रिटिश
पुर्तगालियों को बैटल ऑफ स्वाली होल में हरा देते हैं। ब्रिटिश और पुर्तगालियों का आमना सामना होता है, ठीक है, और बैटल ऑफ स्वाली होल जो कि 1611-12 में होती है, यहाँ पर पुर्तगाली हार जाते हैं और मक्का को जाने वाला जो रूट है जहाँ पर पहले पुर्तगाली टैक्स लगाया करते थे वो एकदम फ्री हो गया। ये देखकर मुगल बादशाह खुश हुए, उनको इम्प्रेस करने में ब्रिटिश ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, आपको दी इजाज़त, सूरत में चाहते हो फैक्ट्री बनाना, बनाओ, ठीक है, बनाओ, सूरत में बेक ऑफ होके फैक्ट्री बनाओ। तो सूरत की फैक्ट्री बनी 1613। अब यहाँ पर क्लियरली देख लो यार, 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनी, 1611 में मसूलीपट्टनम में बनी। तो पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ बनेगी? कमेंट में मुझे अब आंसर बता दो, ठीक है। और इसी के साथ एक यूपीएससी का साक्षात क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद फिर एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। इसी वजह से मैं कई बार कहता हूँ यार कि कुछ बुक्स जो बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं ना प्री की खासकर तैयारी में, उसमें फैक्चुअल एरर्स हैं, ठीक है। तो उन फैक्चुअल एरर से बचने के लिए या तो आप P2I बैच में एनरोल हो जाओ या फिर हमारी बुक पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएंगे ना इनको। चलो, अब सूरत में इनको मिल गया जो चाहिए था, अब इन्होंने क्या करना है, अब ये चाहते हैं कि हमारा ट्रेड थोड़ा और एक्सपैंड हो। तो 1615 में वहाँ के राजा किंग जेम्स वन ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंशन करनी है, राइट। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, कहते हैं कि थॉमस रो, ये मसूलीपट्टनम और सूरत से काम नहीं बनेगा, हमें फैक्ट्रीज और भी जगह खोलनी पड़ेगी, तो आप जाइए, हमारा प्रस्ताव भेजिए, ठीक है, आप हमारे एजेंट बन के जाइए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये परमिशन एक्वायर कीजिए कि वो पूरे मुगल प्रोविंस में, ठीक है, पूरे के पूरे मुगल टेरिटरी में कहीं भी फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो थॉमस रो रोना शुरू हो गया, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, थॉमस रो बहुत ज़्यादा रोया कि यार फैक्ट्री दे दो, फैक्ट्री दे दो, राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तेरे नाम में ही रो है, तो कितना रोएगा, लो, दी इजाज़त। तो मुगल्स की कहीं पे भी कोई टेरिटरी है ना, चाहे वो मुगल प्रोविंस हो जहाँ पर एक सूबेदार बैठा है या निज़ाम बैठा है या नवाब बैठे हैं, तो वहाँ पर भी उनके पास फैक्ट्री सेटअप करने की पूरी परमिशन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट थी, जहाँ पर किंग जेम वन का भेजा हुआ दूत इस परमिशन को एक्वायर करने में कामयाब रहता है, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी फैक्ट्री सेटअप कर सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। इन ईयर 1613 वेयर वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन द परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री दैट इज ट्रेडिंग पोस्ट? तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज सूरत। सूरत में 1613 में बनी, और कल के यानी पिछले सेशन में, ठीक है, पोर्चुगल के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था वो 1499 गोवा वाला क्वेश्चन, उसमें वो स्टेटमेंट गलत थी, मतलब बाकी स्टेटमेंट जो यूपीएससी दे रही है वो सही है, तो उसमें पहली फैक्ट्री यूपीएससी ने खुद लिखा हुआ है मसूलीपट्टनम में बनी हुई है, तो यार यूपीएससी को कैसे गलत बोलोगे, है ना। यूपीएससी बड़ी है कि कोई बुक बड़ी है, और वो बुक भी पता है क्या है, जो बुक की आप बात कर रहे हो ना जहाँ पर अक्सर गलत मिल जाता है, वो बुक आपके या हम जैसों ने बनाई है, ठीक है, मेरे जैसे ने नहीं बनाई, बट हाँ एस्पिरेंट्स ने बनाई थी। तो इनिशियली जो आईपीएस साहब थे जिन्होंने वो बुक नोट की फॉर्म में बनाकर उसको कवर किया है, उनके नोट्स तो सही थे, लेकिन उसके ऊपर ना काफ़ी इटरेशंस होती गई, तो किसी एक जब गलती करता है ना, तो वही कॉपी पेस्ट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ वन क्लिक अवे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी होता गया, तो वो गलती परकोलेट होती जा रही है। तो अब आपके ऊपर है, ठीक है, इस बात के ऊपर ना पेड बैच में इतना लड़ते हैं ना मुझसे कि मैं क्या बोलूँ, मुझे फिर उनको प्रूफ दिखाना पड़ता है, ठीक है। सरकारी वेबसाइट पे भी यही चीज़ मिलती है। ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी, पहली मेजर फैक्ट्री की अगर बात करोगे वो सूरत में थी, मसूलीपट्टनम इन 1611, सूरत इन 1613, बात खत्म, इससे ज़्यादा मैं नहीं कन्विंस कर सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटिश पूरे के पूरे मुगल प्रोविंस में कहीं भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब सवाल था ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे? इन्होंने कहा यार ईस्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग नवाब बैठे हैं, साउथ में मराठाज हैं, वेस्ट में एक्चुअली मराठाज हैं, इनसे भी बचा के रखना पड़ेगा, और अभी हमें ना फ्रीडम चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पूरा फ्री होकर कोई काम करता है ना, वो क्रिएटिविटी निकलती उसकी बाहर, और अंग्रेज़ों की क्रिएटिविटी अलग ही थी, ये पॉलिटिकल पावर के भूखे थे। तो इन्होंने कहा कि अगर हमने भारत को अच्छे से समझना है और वो षड्यंत्र बनाना है जिससे कि हम आगे जाके पूरे के पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल कर सकें, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की एब्सेंस हो। उनको ये जगह मिली साउथ इंडिया में। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, विजयनगर एम्पायर कब डिसइंटीग्रेट हुआ? 1565 में, ठीक है। यहाँ 1565 में विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था आफ्टर बैटल ऑफ, कमेंट में मुझे बताओ आंसर, ये हम कवर कर चुके हैं पिछले सेशंस में,
ठीक है। तो 1565 को वो कौन सी बैटल हुई थी जिसके बाद विजयनगर एम्पायर इट वाज एलिमिनेटेड, उसके बाद सब्सिक्वेंट सल्तनत्स बन गई थी डेक्कन की, उन्होंने सक्सीड किया। और जो सक्सेसर स्टेट्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, आपस में लड़ते रहते थे, मराठास के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रहता था, तो इतने स्ट्रांग स्टेट्स नहीं थे, तो स्ट्रांग गवर्नमेंट भी नहीं थी। स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं थी तो ब्रिटिश के लिए बड़ा आसान बन गया कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को बड़ी आसानी से यहाँ पर कैरी आउट कर सकती हैं, राइट। तो साउथ इस वजह से ब्रिटिश ने सबसे पहली बार चुना, राइट। यहां पर आपको मैं बता दूं, एजर्शन रीजन का सवाल बन सकता है कि भारत में ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने अपना एक्टिविटीज को, ठीक है, फैक्ट्री की बात नहीं हो रही अब अपनी एक्टिविटीज को सबसे पहले कैरी आउट करना कहाँ स्टार्ट किया? साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में? साउथ में। नॉर्थ में तो मुगल शहनशाह थे यार, पकड़े जाते, उनकी मंशा पता लग जानी थी। साउथ में उन्होंने सबसे पहले कैरी आउट करना स्टार्ट किया, राइट। अब साउथ में भी उनको चाहिए यार एक शहर बनाएंगे, वो शहर आगे जाके हमारा प्रेसिडेंसी टाउन बनेगा, राइट। तो यहां पर अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रेसिडेंसी टाउन्स की कहानी, यानी मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ठीक है। मद्रास इसलिए बोल रहा हूं, चेन्नई नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने मद्रास ही बोला था, बॉम्बे भी उन्होंने ही कहा था, और कैलकटा कहते थे वो, ठीक है, कालीकता को कैलकटा कहते थे, हमने कोलकाता बना दिया, ठीक है। चलो मद्रास की कहानी से शुरुआत करते हैं। साउथ में शुरू हुई ये, तो साउथ में देखो अब ये क्या कर रहे हैं। साउथ में मद्रास का इर्द गिर्द का जो एक रीजन था, राइट, उस रीजन को इन्होंने लीज पर लेना चाहते थे। मद्रास के इर्द गिर्द का रीजन चंद्रगिरी के राजा का जो नाम था वो नाम था राजा विजय राघव, ठीक है, राजा विजय राघव। इनके एक डेप्यूटी थे, ठीक है, विजय राघव ये जो है ये नायक डायनेस्टी के अंडर आते थे। इनके डेप्यूटी थे दमरला वेंकटप्पा नायक, ठीक है, दमरला वेंकटप्पा नायक, राइट। इनसे इन्होंने राजा के बिहाफ पर मद्रास के एरिया को लीज पर ले लिया इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल पेमेंट। तो ये चीज इन्होंने 1639 में की। अब जब मद्रास में इनको एक फ्री हैंड मिल रहा है, राजा भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा और बाकी यूरोपियन पावर्स की नजरों से दूर अपनी ये एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा मद्रास इज अ गुड प्लेस, मद्रास में अपनी एक्टिविटीज को शिफ्ट कर दो। इन्होंने इंडिया में जो मेन एक्टिविटीज का हब था ब्रिटिश का, वो मद्रास में अब शिफ्ट हो जाता है। यहां पर इन्होंने राजा से ये परमिशन भी ले ली कि ये अपने कॉइन्स मिंट कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, फोर्टिफाई कर सकते हैं, और जितना एरिया इनके अंडर आ रहा है उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। बदले में राजा को रेवेन्यू मिल रहा है, उसको क्या चाहिए, ठीक है, वो कहता है करो भाई जो मर्जी करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही बढ़िया, हमारा काम आसानी से हो रहा है, राइट। और यहां पर जब इन्होंने अपना एक हॉटस्पॉट बना लिया था, अपनी प्रेजेंस, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली, इन्हें लगा कि यार इसको फोर्टिफाई भी कर लेना चाहिए। बाकी यूरोपियन पावर्स खुदा ना खास्ता कभी आ गई, उन्होंने सीधा अटैक कर दिया, तो वी शुड हैव अ फोर्ट। तो यहां पर वो फोर्टिफिकेशन करते हैं, और जो फोर्ट बनता है वो कहलाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम्स इज इन बंगाल, डब्ल्यू है, इंडिया में वेस्ट बंगाल है तो बंगाल में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, जॉर्ज मेरा एक फ्रेंड था जो चेन्नई को बिलोंग करता था, आज से वो आपका भी दोस्त है, तो ये याद रखना, सेंट जॉर्ज जो है वो चेन्नई में है, ठीक है। तो मद्रास इस प्रकार से एस्टैब्लिश हो जाता है, राइट। ये जितनी चीज़ें, जितनी परमिशन है, इसमें जो राजा का जो हिस्सा था वो क्या था कि जो कस्टम्स हैं, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम रेवेन्यू है, ठीक है, मद्रास पोर्ट से जितना भी रेवेन्यू बनता है उसका आधा शेयर राजा को दोगे आप। तो इनके तो वारे न्यारे हो गए, इन्होंने कहा कि आराम से खुल के एक्टिविटीज़ करो, बस राजा को आधा शेयर देना है, और बाकी इंडिया में एनालाइज करना स्टार्ट कर दो कि कैसे हम अपनी एक्टिविटीज़ को और बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसी के साथ फिर इनको लगा कि यार जब ग्रेजुअली इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनना स्टार्ट हो गया इंडिया में, इन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार भारत में मगध नाम की एक जगह होती थी, बहुत फर्टाइल लैंड था उसका, सम्राट अशोक भी वहीं से ही, उनका कैपिटल थी वहाँ पे पाटलिपुत्र, उनके वंश का भी शुरुआत वहीं से हुआ था, और महाजनपद की एज में भी मगध वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद। तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा, इसकी फर्टाइल सॉइल है, कॉटन, इंडिगो वगैरह तो यहीं कल्टीवेट हमने कराना, जिसके ऊपर बाद में जाके नॉवेल्स भी लिखे जाएंगे। इन्होंने कहा बंगाल को लेते हैं। बंगाल में इन्होंने क्या किया, जो पहली फैक्ट्री बनाई वो फैक्ट्री बनी 1651 में हुगली में। 1658 में जितनी भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ईस्ट इंडिया में जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो 1633 में अंग्रेज़ों ने उड़ीसा में बनाई थी। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कुछ और फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की, लेकिन 1658 के आते आते क्योंकि बंगाल इंपॉर्टेंट बन गया तो इन्होंने क्या किया, सॉरी बंगाल इंपॉर्टेंट नहीं बना, मद्रास इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की फैक्ट्रीज को इनिशियली मद्रास के अंडर रखा, क्योंकि मद्रास में इनको बड़ा ही ना सेफ स्पॉट एक मिला हुआ था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया में 1633 में आ गए, लेकिन 1658 तक
जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की फैक्ट्रीज हैं, दे फंक्शनड अंडर मद्रास, राइट। लेकिन 1690 में अब सिचुएशन चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? क्योंकि यहां पर एक जॉब चारनॉक नाम का व्यक्ति है, ये एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है सुल्तानुती में। सुल्तानुती आज के समय में कोलकाता के पास एक जगह है, यहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। 6 साल बाद जब ये फैक्ट्री थोड़ी एक्सपैंड करती है, इसको फोर्टिफाई कर देता है। यही फोर्टिफाइड फैक्ट्री कहलाई जाती है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये वही फैक्ट्री जहां पर ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हुई थी, ठीक है। तो 1696 में ये फोर्टिफाई हो जाती है और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाती है, ठीक है। दिस इज फोर्ट सेंट जॉर्ज, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, राइट। 1698 में ये पर्टिकुलर अंग्रेज सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर, ये आसपास के बेसिकली गांव हैं, राइट। तो यहां से जो बंगाल के सूबेदार हैं, डिप्टी हैं, ठीक है, बंगाल के सूबेदार, गवर्नर हैं अजीम उस शान, उनसे राइट्स एक्वायर कर लेते हैं कि यहां पर वो जमींदारी मतलब रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। बन गई ना अंग्रेजों के लिए बात। रेवेन्यू से वो क्या है, कॉटन प्रोक्योर करेंगे, ठीक है, वहां से टेक्सटाइल बनेगा और वही टेक्सटाइल को फिर इंडोनेशिया में बार्टर करके स्पाइसेस लेंगे। तो जमींदारी राइट्स जब उन्होंने एक्वायर किए, यहां पर अंग्रेजों को बहुत स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। ये सेम चीज मद्रास में भी इन्होंने कुछ रीजन्स के जमींदारी राइट्स एक्वायर कर लिए थे, क्योंकि राजा से उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी राइट मिल गया था, राइट। यहां पर उनको थोड़े जमींदारी राइट्स बड़े पैमाने पे मिले, ज्यादा फर्टाइल लैंड के मिले, ठीक है। तो यहां पर जो व्यक्ति कल्प्रिट था भारत में जिसने दे दिए राइट्स, वो थे बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, राइट। 1700 में क्या होता है, ये बंगाल की फैक्ट्रीज, ये जो फोर्ट बनाया था ना 1700 आते आते, जहां पहले बंगाल की फैक्ट्रीज भी फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की फैक्ट्रीज को फोर्ट विलियम्स के अंडर हम कर देते हैं, ठीक है। फोर्ट विलियम्स जो कलकत्ता में है उसके अंडर ये आ गया है। और ये जो गांव है गोविंदपुर, सुल्तानती एंड कलिकता, ये मर्ज हो जाते हैं, आपस में डेवलप हो जाते हैं और ये बन जाता है कलकत्ता, अनदर प्रेसिडेंसी टाउन, ठीक है। तो कलकत्ता की कहानी कुछ ऐसी है। बॉम्बे की बात करते हैं। बॉम्बे के लोग ना यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा ना एटीट्यूड रखते हैं, बट उनको ये बता दें कि बॉम्बे बेसिकली अंग्रेज़ों को दहेज में मिला था, ठीक है। तो बॉम्बे की कहानी कुछ ऐसी है कि किंग चार्ल्स टू थे, ठीक है। तो इनकी मम्मी ने कहा कि लड़का जवान हो गया, इसकी शादी करनी है, शादी रॉयल परिवार में होनी चाहिए। तो हालांकि यूरोपियन पावर्स का आपस में कॉन्टेशन रहता था, लेकिन फैमिलीज मतलब ट्रेडिंग कंपनीज तो लड़ती थी, बट फैमिलीज कहती थी कि चलो हम अपनी इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, तो ट्रेड वो लड़ाइयाँ भी कम हो जाएंगी। तो किंग चार्ल्स टू का विवाह होता है पुर्तगाल की एक शहजादी के साथ। शहजादी का नाम कमेंट में मुझे चाहिए, ठीक है। मिस ब्रिगेंजा टाइप का नाम है इनका, ठीक है। तो वो कमेंट में आप सर्च करके मुझे बताएंगे। 1662 में ये शादी होती है। इस शादी के थ्रू डाउरी में बॉम्बे मिलता है चार्ल्स टू को, और 6 साल बाद, क्योंकि चार्ल्स किंग हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो इस टेरिटरी को भारत में मौजूद जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको हैंड ओवर कर सकती हैं। तो वही किया, ठीक है। 1668 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब यहाँ पर बॉम्बे जो है दैट वाज अ लिटिल अवे। अभी भी आप देखोगे ना बॉम्बे को, इट इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन लैंड इंडिया, बट इस समय पर मेनलैंड के अवे होने के बावजूद भी मराठास की काफ़ी क्लोज विसिनिटी में था, और मराठा से अंग्रेज ये डरते थे। इनकी मराठा से, समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो हिसाब था यहाँ पर, राइट। तो इसलिए जो पहले सूरत में एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इनकी चलती थी फॉर द वेस्टर्न कोस्ट, इन्होंने कहा कि सूरत से शिफ्ट करके बॉम्बे में ले आओ। ये हमें एक प्रिटेक्स्ट देगा कि बॉम्बे में क्योंकि हम वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, इसलिए फोर्टिफाई करना हमारा अधिकार है। बॉम्बे में इस्टेब्लिश हो गई इनकी सारी एक्टिविटीज़ और इन्होंने इसको भी फोर्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो अब वेस्ट कोस्ट की ज़्यादातर अंग्रेज़ों की एक्टिविटीज़ बॉम्बे में चल रही हैं, वो फोर्टिफाइड भी है, और बॉम्बे भी इनका एक आगे जाकर प्रेसिडेंसी टाउन बन जाएगा, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप एक टाइमलाइन बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने मद्रास की बात की, तो यहाँ पर 1639 आएगा, 1639 में क्या हुआ, राइट। उसके बाद आप धीरे धीरे यहाँ पर बाकी ईयर्स ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि 1651 में क्या था, 51 में क्या था, 58 में क्या था, 1696 में क्या हुआ, 1690 में क्या हुआ, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसी एक टाइमलाइन ये बनाना आपका काम है। क्योंकि देखो यार, मुझे अक्सर डाउट्स आते हैं कि सर टाइमलाइन करा दो। यार टाइमलाइन रिविजन करके होती है। अगर टाइमलाइन भी मैं ही करा दूंगा, वैसे तो P2I में मैं कराता हूँ, बट सही मायने में टाइमलाइन आप अगर खुद से करेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। एक बार जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से समझो, फिर उस टॉपिक में टाइमलाइन को समझो, और फिर जब पूरा का पूरा टॉपिक हो जाए तो उसकी ब्रॉड टाइमलाइन को समझो, ठीक है। एक होता है चम्मच मुंह में डालना, आप कहते हो कि मुंह भी हमारा आप ही खोलो फिर चम्मच डालिए। तो थोड़ा सा आत्मनिर्भर इसमें
होना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स की भी कहानी बता दी। अब यहाँ पर मैग्ना कार्टा की बात करते हैं। मैग्ना कार्टा बेसिकली वो चीज़ बनेगी जो कि ब्रिटिश और हमारे लोकल गवर्नर्स जो हैं, ठीक है, जब मुगल साम्राज्य वीक हो जाता है तो हमें पता लगता है कि बंगाल इंडिपेंडेंट हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाकी भी इंडिपेंडेंस अपनी एजर्ट कर रहे हैं। तो ये मैग्ना कार्टा जो मुगल सम्राट से लिया है, इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं अंग्रेज, और इनके लोकल गवर्नर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। इट बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन, जिसकी वजह से इनको एक प्रिटेक्स मिलता है सबके साथ लड़ने का। ये ओवर पावर करते हैं एंड धीरे 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 सबसे बड़ी पावर बन जाते हैं। इंडिया में पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर इनके अंडर बन जाती है। ठीक है, तो जो इनको मैग्ना कार्टा था, राइट, ये मैग्ना कार्टा 1717 में इनको मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? फारूक शियार इनको देते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य थे यहाँ पे। अब यहाँ पे ना इस मैग्ना कार्टा की कहानी कुछ ऐसी है कि 1714 में फारूक शियार, ठीक है, 1714 1715 में यहाँ फारूक शियार को ना एक गुप्त रोग होता है। ठीक है, उस गुप्त रोग के चलते इनकी ना जो इनकी एक शादी होनी है, बहुत सारी पत्नियां थी, तो इनकी एक पत्नी होनी थी राजा अजीत सिंह। ठीक है, इनकी बात मैंने की थी, अजीत सिंह टू। ठीक है, राजा अजीत सिंह टू ऑफ जोधपुर। ठीक है, जोधपुर विरासत के जो राजा अजीत सिंह थे, उनकी पुत्री के साथ इनका विवाह रुका हुआ था। ठीक है, वही जो सैयद ब्रदर्स ने फिर आपस में इनकी संधि करवाई थी। तो जब इन्होंने एक अंग्रेज, ठीक है, उस अंग्रेज का नाम था विलियम हैमिल्टन। ठीक है, विलियम हैमिल्टन, ये एक क्या है? ये एक सर्जन है। इन्होंने उनके उस गुप्त रोग का इलाज कर दिया, वो ठीक हो गया। उसके बाद इनकी शादी आसानी से हो गई। तो इस चीज़ से खुश होकर इन्होंने कहा कि यार अंग्रेज़ों ने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, क्या चाहिए बताओ। तो इन्होंने कहा भैया फरमान दे दो, आराम से ट्रेड, मस्त ट्रेड करना चाहते हैं हम। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई ले लो। तो 1715 में क्या करते हैं, अंग्रेज़ जॉन सरमन को, एक ऑफिशियल है, जॉन सरमन को भेजते हैं। ये पटना फैक्ट्री में ऑफिशियल थे, इनको फारूक शियार के कोर्ट भेजते हैं। इन्होंने कहा कि देखो हमारे सर्जन ने आपका बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, तो अब वैवाहिक जीवन एकदम सुख समृद्ध होगा आपका। तो अब बदले में हमें आपसे क्या चाहिए कि एक फरमान चाहिए, जिसको हम बाद में जाके मैग्ना कार्टा बोलेंगे और यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ट्रेड कंसेशंस वो चाहते हैं, गुजरात, बंगाल और हैदराबाद में बहुत बड़े ट्रेड कंसेशन। तो इसमें क्या है कि कंपनी को क्या मिला, हर तरह का टैक्स नहीं देना पड़े, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा फॉर ट्रेडिंग इन बंगाल। ठीक है, बदले में क्या करेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बदले में उनको क्या है कि सिर्फ एक एनुअल फी देनी पड़ेगी ऑफ नॉट 3000, दिस इज 30,000। 30,000, इसको ठीक कर लेना अपनी बुक में भी। 30,000 रुपये की एनुअल फी के बदले वो जो ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं इन बंगाल रीजन। ठीक है, इसी के साथ साथ दस्तक इशू कर सकते हैं। दस्तक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको दिखाकर आपको चौकी के ऊपर ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इन दस्तक का इस्तेमाल कर सकती है, उसके प्राइवेट उसके ऑफिशियल्स नहीं कर सकते अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, सिर्फ कंपनी। ठीक है, यही चीज़ आगे जाके बोन ऑफ कंटेंशन बनती है। इसी के साथ वो चाहते थे कि कैलकाटा के आसपास हम ज़्यादा ज़्यादा लैंड रेंट कर सकें, जिससे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कर लो। ठीक है, हैदराबाद और मद्रास में यहाँ पर भी उनको टैक्स देने से एकदम छूट मिल गई, सिर्फ रेंट देना था। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेंट दे रहे हैं, इधर भी सिर्फ एक रेंट के बदले वो ट्रेड कर सकते थे। और सूरत में सिर्फ 10,000 रुपये के बदले फ्री ट्रेड करो आराम से। ठीक है, तो इनका जो ट्रेड था वो इस वैल्यू से कई गुना ज़्यादा था, जो शहनशाह को पता ही नहीं था। अगर पता होता वो ऐसी परमिशन ना देते। ठीक है, बट वही बात है, जब राजा कमज़ोर हो तो उसके सलाहकार भी मौका परस्त होते हैं। अक्सर अंग्रेज़ उन सलाहकारों को भी कोऑप्ट कर लेते थे, रिश्वत दे देते थे। ब्राइबरी बेसिकली अंग्रेज़ों ने ही इंट्रोड्यूस की यहाँ पे, राइट। तो उस सब के चलते गलत डिसीजंस ले लिए गए। नोबल्स भी बहुत भूखे थे, तो नोबल्स भी कोशिश करते थे, जो नोबल्स राजा के क्लोज थे ना, वो अंग्रेज़ों के साथ भी सांठ गांठ बना के रखते थे। राजा से अंग्रेज़ों की लॉबिंग करवाते थे। ठीक है, लॉबिंग क्या होता है? LOBBYING। लॉबिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी कोई चाहती है उसकी वो बात मनवा देना, और बदले में कंपनी का कुछ कट मिल जाएगा। जैसे आज की डेट में यू पीपल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, बहुत से लोग इसी वजह से IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, बट ट्रस्ट में दोस्तों, डोंट गो दैट साइड। फोकस ऑन व्हाट गुड यू कैन डू टू सोसाइटी, व्हाट गुड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू योर कंट्री। ठीक है, ये बात समझ आ गई, फरमान समझ आ गया आपको, मैग्ना कार्टा समझ आ गया। इस मैग्ना कार्टा का रेफरेंस दोस्तों टाइम टू टाइम फिर से आएगा, और वहां पर हम देखेंगे कि इसमें कुछ फ्लॉज थे, इसमें कुछ लैक्यूना थे जो बोन ऑफ कंटेंशन बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर एडवेंट ऑफ फ्रेंच को मैं थोड़ा संक्षिप्त में कवर करूंगा, क्योंकि फ्रेंच को जो हमने कवर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर फ्रेंच कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे ज्यादा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इज मोर इंपॉर्टेंट।
क्योंकि फ्रांस को हमने एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, क्योंकि इस राइवलरी की वजह से अल्टीमेटली ब्रिटिश को वो मौका मिला कि वो एक्सपैंड कर सके खुद को, ठीक है, एंड अल्टीमेटली सुपर पावर, ठीक है, सुप्रीम यूरोपियन पावर इंडिया में बन गई और इंडिया उसका गुलाम बन गया। तो यहाँ पर फ्रेंच लास्ट में आए थे 1664 में जाकर कोलबर्ट, ठीक है, ये फ्रेंच के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने कंपनी दे इंडे ओरिएंटले, यार मुंह टेढ़ा हो जाता है बट प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट दिस बेसिकली मीन्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1664 में इनकी कंपनी बनी, उसके बाद इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। किंग लुई 4, ठीक है, किंग लुई 4 इस समय राजा थे और उन्होंने यहाँ पे जैसे बाकी कंपनीज को राइट्स मिल रहे थे, चार्टर्स मिल रहे थे कि वो पूर्व में ट्रेड कर सकते हैं, उन्होंने इस कंपनी को ट्रेड करने का अनुमति दे दी, राइट। तो 1667 में इनकी पहली फैक्ट्री सेटअप होती है, ये फैक्ट्री इनकी सूरत में सेटअप हो जाती है, ठीक है। फ्रांसिस कैरन ये इस फैक्ट्री के पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं। 1669 में मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है और 1672 में जो इनके कैरन है, फ्रांसिस कैरन साहब है, वो रिप्लेस हो जाते हैं और उनको सक्सीड करते हैं फ्रांकुआ मार्टिन, राइट। शेर खान लोधी ये बीजापुर के किंग हैं, ये बेसिकली एक गांव मार्टिन साहब को दान में देते हैं, राइट। और आगे जाकर पौंडीचेरी के नाम से ये सेटअप हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि पौंडीचेरी में फ्रेंच आर्किटेक्चर को बहुत सुंदर तरीके से देखा जा सकता है कि फ्रेंच आर्किटेक्चर की ना कुछ एग्जांपल्स है। एक पौंडीचेरी में है, पंजाब में एक है, ठीक है, पंजाब हरियाणा में एक जगह है जहाँ पर फ्रेंच आर्किटेक्चर को बहुत सुंदर तरीके से हम देख सकते हैं। कॉमेंट में मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है, वो स्मार्ट सिटी भी है, ठीक है, ये आपकी हिंट है, राइट। पौंडीचेरी आगे जाकर, पौंडीचेरी का यहाँ पर वर्णन इसलिए किया है क्योंकि ये आगे जाकर फ्रेंच कैपिटल बनता है। तो 1672 में फ्रैंकुआ मार्टिन जो डायरेक्टर जनरल है फ्रेंच कंपनी के, ठीक है, बेसिकली गवर्नर जनरल की तरह इनकी पोजीशन है। तो शेर खान लोधी, बीजापुर के शेर खान लोधी से ये दान में लेते हैं एक विलेज और उसको पौंडीचेरी की तरह सेटअप कर देते हैं और आगे जाके ये फ्रांस की भारत में कैपिटल बन जाती है। 1674 में इनको एक जगह मिलती है कैलकाटा के पास। बंगाल के रूलर, उस समय बंगाल के रूलर कौन थे 1674 में? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम कर चुके हैं, ठीक है, नहीं किया, ठीक है। बंगाल में डेप्यूटी थे उस टाइम पे मुगल्स के, तो वो कौन थे उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताओगे, राइट। तो 1692 में ये जो साइट है जो इनको दान में मिली थी, इसको ये डेवलप कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ चंद्रनगौर, ठीक है, चंद्रनगर की फॉर्म में डेवलप कर देते हैं। तो कैलकाटा के पास एक तरफ तो कैलकाटा है जहां पर ब्रिटेन की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है और दूसरी तरफ चंद्रनगर है जहां पर फ्रेंच की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। और आगे जाकर हम देखेंगे वो अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सो ऑन एंड सो फोर्थ कहानी में बता चुका हूं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जब बंगाल, ठीक है, पलासी और बक्सर की लड़ाई होगी तो उसमें चंद्रनगर और कैलकाटा में मौजूद जो कंपनी की मौजूदगी है, कंपनी की स्ट्रांग ट्रूप्स हैं, ये किस तरीके से लोकल डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करके बंगाल और हैदराबाद, बंगाल और कर्नाटक में घमासान करवाते हैं, राइट। और 1693 में क्या होता है, 1693 में फॉर अ टेम्पररी टाइम डच जो है वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं। 1693 में डच स्ट्रांग होते हैं, वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंच के पास ये वापस आ जाता है ट्रीटी ऑफ रेजविक के थ्रू। ट्रीटी ऑफ रेजविक साइन होती है बिटवीन डच एंड फ्रेंच और यहाँ पर पौंडीचेरी इज रिटर्न्ड टू फ्रेंच। चंद्रनगर और पौंडीचेरी इसको फ्रेंच बेस इंडिया में बना देते हैं और आप ये देख सकते हैं कि ठीक है कि काफ़ी लंबे समय के लिए ये फ्रांस के टेरिटरीज बन के रहते हैं, राइट। तो ये कहानी थी, ठीक है। अब इसमें एक प्रिलूड दे देता हूं। ग्रेजुअली फ्रेंच लास्ट में आए थे, लेकिन इनके गवर्नर्स काफ़ी स्ट्रांग और इंटेलिजेंट थे, ब्रिटिश को भी बड़ा क्लोजली देख रहे थे। और फ्रेंच और ब्रिटेन इनका ईंट और पत्थर का नहीं, कुछ और कहते हैं, चलो वो कह नहीं सकता, ठीक है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये। तो इनका 32 का आंकड़ा था। इनकी लड़ाई होती यूरोप में थी, उसकी गूंज भारत में पड़ती थी, ठीक है। लड़ाई अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हो रही है, गूंज यूरोप और भारत में पड़ रही है, इस तरह से होता था, राइट। तो काफ़ी स्ट्रांग पावर ये भारत में भी बन गई। और 1697 से लेकर, ठीक है, बेसिकली 1697 से लेकर 1739 के बीच फ्रेंच ने खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग किया। इन्होंने अपने कई और बेसिस बना लिए, जैसे कि माहे, करिकल, बालासुर, कासिम बाजार। ईस्टर्न इंडिया में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस इनकी हो गई। इसी के साथ मिड 18th सेंचुरी यानी कि 1749 के पास इन्होंने तंजौर के ऊपर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। तो तंजौर को जब कंट्रोल किया, तंजौर मौजूद है मद्रास के बहुत पास। ब्रिटिश को लगा कि एक तरफ कैलकाटा के पास इनकी स्ट्रांग प्रेजेंस है, ईस्टर्न साइड में इनके ज़्यादा स्ट्रांग नेवल बेसिस हैं, राइट, और अब ये मद्रास के पास भी आ गए तो इनका कुछ करना पड़ेगा। ब्रिटिश यहाँ पर थोड़ा सा इनसिक्योर होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो एक दूसरे के प्रति शक की निगाह से जो ये एक दूसरे को देखते थे, वो एक कारण बन गई
एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के लिए। तो यूरोप में लड़ाई है, भारत में भी ये मौजूद हैं, शक की निगाह से देख रहे हैं, तो पटाखा फटेगा यूरोप में, लड़ेंगे ये यहाँ पर। तो इंडिया को इन्होंने अपना थिएटर ऑफ वॉर बना लिया और उसका आउटकम ये निकला कि ब्रिटिश बन गया सुप्रीम पावर और भारत बन गया ब्रिटिश की कॉलोनी। अब इसकी फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि किस प्रकार से कर्नाटिक वॉर्स होती हैं, मराठा वॉर्स होती हैं और कैसे ब्रिटिश इमर्ज करते हैं विक्टोरियस। लेकिन उससे पहले डेन्स के बारे में आपको मैं गाइडेंस थोड़ी सी दे दूं कि देखो, डेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलोनी पावर नहीं थी। इनके बारे में एक बार आप अपनी बुक से रीड करेंगे, ठीक है, यू विल रीड सम इंपॉर्टेंट मटीरियल फ्रॉम योर बुक्स एंड कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स हैं कि जैसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 में बनी थी, राइट। 1620 में इन्होंने एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट ट्रैंक्यूबार जो कि तंजौर के पास है, ठीक है, ट्रैंक्यूबार ये डेन्स की बेसिकली ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी। 1755 में इन्होंने फ्रेडरिक नगर, ठीक है, बंगाल में मौजूद श्रीरामपुर एक जगह है, आज भी मौजूद है वहाँ पर, फ्रेडरिक नगर नाम की एक जगह सेटअप की थी। तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्रेडरिक नगर फ्रेंच, डच या डेन्स, इन्होंने किस में से सेटअप की थी इनमें से, तो वो डेन्स ने सेटअप की थी 1755 में, ठीक है। डेन्स की जो कॉलोनी है कमर्शियल वेंचर की तरह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 1777 में, ठीक है, 777 नंबर तो बड़ा लकी है लेकिन डेन्स के लिए अनलकी था। यहाँ पर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और कॉन्सिक्वेंटली जो श्रीरामपुर है वो कंपनी संभाल नहीं पाती। तो क्योंकि इन सभी कंपनीज को बेसिकली क्राउन की तरफ से चार्टर मिले होते हैं, तो इस श्रीरामपुर वापस डेनिश क्राउन को समर्पित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये श्रीरामपुर जो है ये डेन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते रहते हैं, तो इट इज़ नोन फॉर दैट एज वेल। 1845 में श्रीरामपुर फाइनली ब्रिटेन की टेरिटरी में सक्सीड हो जाता है और 1845 में बेसिकली जो डेन्स की प्रेजेंस होती है लगभग 150 सालों की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेन्स से रिलेटेड। बाकी इतनी कोई खास कॉलोनियल पावर थे नहीं, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डेथ में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी देयर इज़ वेरी अनलाइकली कि क्वेश्चन आया भी तो ट्रस्ट मी किसी से नहीं हो पाएगा अगर इसके बियॉन्ड आया, राइट। एंड ओवरऑल जो क्वेश्चन आएगा वो पर्टिकुलर एक पावर पे नहीं आएगा, सभी यूरोपियन पावर्स की नेचर क्या थी, क्यों वो इंडिया में आना चाहते थे, उनका कैरेक्टर क्या था, या व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड ब्रिटिश विक्ट्री एंड एंग्लो ब्रिटिश राइवलरी। इसकी डिस्कशन हम अपकमिंग लेक्चर्स में करने वाले हैं। सो जल्दी मिलते हैं आपसे हमारे अगले सेशंस में। उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप हुई कहां पे थी, आंसर क्या है, डी, मसूलीपट्टनम। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 17th सेंचुरी इंडिया यानी कि 1600s की बात हो रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैटल ऑफ स्वाली होल, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली होल कब हुई थी, अभी पढ़ा था यार, कमेंट्स में बताओ, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। इट वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, नो, इंग्लिश फ्रेंच कहां से हो गया, स्वाली होल तो पुर्तगालियों के साथ हुई थी, पहली स्टेटमेंट गलत। इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंग्लिश टू सेटअप फैक्ट्री एट सूरत, यस, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ रहे हैं कि स्वाली होल की लड़ाई से सूरत की फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में मदद मिली थी, ये सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। डेन्स वर डिसाइसिवली डिफीटेड इन दिस बैटल, नो, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड, तो आंसर बन गया सी। In context of advent of European powers in India, consider the following statements in context of Battle of Bidar. Battle of Bidar. It was a battle fought between Dutch and British in Andhra region. ये क्वेश्चन बेसिकली हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर बी है, ठीक है, आंसर इज बी। तो दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, अगले लेक्चर को जरूर अटेंड करना, अब हमारी स्पीड बढ़ने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर एज मच एज यू कैन अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि सीरीज को हम इतना बड़ा कर सकें कि सभी तक ये पहुँच सके और बहुत अच्छे से हर कोई अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कम से कम कर सके। देखो, हेल्दी कंपटीशन रखना है, ऐसा नहीं सोचना कि यार ये मुझे पता लग गया सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। आप अगर किसी की मदद करते हैं तो ये आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिखाता है, ठीक है। तो इसको शेयर करना, हो सकता है कि एक बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट चाहता हो कि मेरे को कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए, एटलीस्ट उसको मौका तो मिले, अपॉर्चुनिटी तो मिले अच्छे से प्रिपेयर करने की। सो डू शेयर दिस एंड दोज हु वांट टू शेयर इवन बेटर, ठीक है, जहाँ पर उनको आंसर इवैल्यूएशन का फीचर मिल रहा है, मेंस की मेंटरशिप मिल रही है, मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिल रहा है, बुक्स पूरी की पूरी मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज क्रैश को सब कुछ इंक्लूडेड है और मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस भी, तो वो P2I में जरूर एनरोल करें एंड दे हैव टू यूज द कोड CS Live. That's all from my side. Wish you all the best. Thank you so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।